बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको डायनेमिक पाइवट टेबल के बारे में बताऊंगा। डायनेमिक पाइवट टेबल क्या होता है और उसको किस तरीके से बनाया जाता है और उसको बनाने का मकसद क्या होता है, तो वो चीज़ें मैं आपको आज की क्लास में डिस्कस करके बताऊंगा कि हम क्यों पाइवट टेबल को जो है वो क्रिएट करते हैं। तो पाइवट टेबल एक ऐसा फंक्शन है कि अगर हम किसी कंपनी के अंदर अपने डाटा को अपने सीनियर को अगर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम उसको एक पाइवट टेबल की शक्ल में बनाकर उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब भी हम कॉन्फ्रेंस रूम में अगर हम किसी भी स्क्रिप्ट को या अपने डाटा को अगर हम ब्रीफ करना चाहते हैं तो पाइवट टेबल एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप अपनी तमाम कैटेगरीज को जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे डायनेमिक। अब डायनेमिक क्या होता है, चले हम देखते हैं वीडियोस के अंदर। तो यहाँ आप देखें मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल के अंदर हमने कुछ एक रिकॉर्ड जो है यहाँ मेंटेन करके रखा हुआ है पहले से ही, जिसमें हमारे पास जो है यहाँ पर आईडीज हैं, कस्टमर्स की नेम लिखे हुए हैं, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और उनका यहाँ पर हमने अमाउंट लिखा हुआ है। अब यहाँ हम जब पाइवट टेबल में जो है अपने डाटा को कन्वर्ट करेंगे तो डाटा हमारा कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आपने करना ये है कि आप यहाँ पर इंसर्ट पे चले जाएंगे। इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ आपके पास जो है वो पाइवट टेबल का एक फंक्शन है, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर तो आपके पास क्रिएट पाइवट टेबल का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ आपसे जो है वो टेबल की रेंज पूछेगा कि आपका जो टेबल है उसकी रेंज कितनी है। तो आपने अपना जो है पूरा कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ आप देखें एक ऑप्शन आपके पास है न्यू वर्कशीट, यानी कि आपको जो पाइवट टेबल क्रिएट करना है वो आपको न्यू शीट के ऊपर क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी या इसी शीट के ऊपर आपको क्रिएट करना है। तो फिलहाल मैं इसी शीट के ऊपर क्रिएट कर लेता हूं ताकि जो भी हम यहाँ वर्किंग करेंगे तो आपको एक ही शीट के ऊपर नजर आए। बाकी आपकी चॉइस है, अलग शीट पे बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं, सेम शीट के ऊपर बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। अब एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर चेक लगाएंगे तो यहाँ आपको बस एक लोकेशन सेट करनी है कि आपका पाइवट टेबल है वो कहाँ से स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ से जो है वो पाइवट टेबल को क्रिएट करना है। तो मैंने इस वाले सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया ओके। अब देखें पाइवट टेबल जो है ना वो कुछ आपको इस तरीके से नजर आ रहा है। अभी हम इसके अंदर फंक्शंस हमने अप्लाई नहीं किए, वो आपको भी इसी तरीके से व्यू दिखाएगा। राइट साइड पे अगर आप आते हैं कि यहाँ आपको वो तमाम कैटेगरीज नजर आ रही हैं जो कि हमारे टेबल के अंदर थी, जिसमें आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और अमाउंट। अब आप यहाँ पर फील्ड सेलेक्ट कर लें। अब फील्ड आपको सारी सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं होती। जब आप डाटा प्रोवाइड करते हैं ना तो आप उसमें वो डाटा ऐड करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आईडी को सेलेक्ट कर लूंगा, नेम को सेलेक्ट कर लूंगा, डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है और प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं और क्वांटिटी भी नहीं करें, सिर्फ डायरेक्टली आप यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ जो है वो कैटेगरीज को सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे जो आपके पास देख सकते हैं फिल्टर्स, कॉलम, रॉ और वैल्यूज, इनके अंदर देखें इसने ऑटो यहाँ पर एडजस्ट कर दिए हैं कि कौन सी कैटेगरी को कहाँ हमने ऐड करना है। बाकी आप मैनुअल भी करना चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। अब देखिए पाइवट टेबल जो है ना आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अभी आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये पाइवट टेबल जो समझने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हम सिंपल टेबल के अंदर समझ सकते हैं। तो हम पाइवट टेबल की थोड़ी सी सेटिंग करेंगे ताकि जो है इसका व्यू जो हमें बिल्कुल सिंपल फॉर्म में नजर आए। आप देखें यहाँ जब पाइवट टेबल पे होते हैं तो आपके पास ऊपर एनालाइज और डिजाइन का जो है वो ऑप्शन आ जाता है। अगर पाइवट टेबल से अगर आप बाहर क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो है वो फंक्शन गायब हो जाएंगे। तो आपने अपने टेबल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ये दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आपने डिजाइन वाले फंक्शन में जाना है तो यहाँ देखिए आपके पास ऑप्शन है रिपोर्ट लेआउट। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसको कर दीजिएगा शो इन टेबुलर फॉर्म। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ बन जाएगा। अब टेबुलर फॉर्म में अगर आप देखते हैं तो देखिए हमारे पास जो कस्टमर के नेम है, उनकी प्रोडक्ट लिखी हुई है, उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है और उनका अमाउंट लिखा हुआ है। लेकिन उसी के नीचे जो है उनका सब टोटल भी आ रहा है, यानी कि हर कस्टमर का अमाउंट और उसके नीचे उसका सब टोटल आ रहा है। अब सब टोटल हम अभी अपने टेबल से रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, आपने इसी डिजाइन के ऑप्शन में जाना है, कॉर्नर पे यहाँ पर आपके पास सब टोटल का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके कर देना है डू नॉट शो सब टोटल्स, ताकि आपको जो है वो इस टेबल के अंदर सब टोटल का जितना भी डाटा है वो आपको नजर ना आए। तो इसलिए आपने यहाँ पर डू नॉट शो सब टोटल्स पे क्लिक करना है। अब देखें बिल्कुल एक सिंपल डाटा जो क्रिएट हो गया। अब थोड़ा सा आपको यहाँ समझ में भी आ रहा होगा कि जिस तरीके से यहाँ बना हुआ था अब वो यहाँ पर भी ऐड हो चुका है। अब ये सिंपल डाटा आपने क्यों बनाया है पाइवट टेबल, इसमें देखें आपके पास जो है वो जो आपने कुछ
कैटेगरीज को जो सेलेक्ट किया था वो ऐड हो चुकी है। यहाँ पर नीचे इनका टोटल भी निकाल के दे दिया है कि आपकी क्वांटिटी का टोटल कितना है, आपके अमाउंट का टोटल कितना आ रहा है। अब इसके बाद इसको अगर डायनामिकली में लेके जाना है तो कैसे होना है। अगर मैं देखें यहाँ पर क्या करता हूँ कि आपका जो डाटा है जो हमने यहाँ पर अपने सेलेक्ट का सिलेक्शन बना के जो है पाइवट टेबल में कन्वर्ट किया था, तो मुझे अपने डाटा को फिक्स तो नहीं रखना। अगर मैं बाद में 1 घंटे बाद या कल के दिन या परसों के दिन अगर मुझे डाटा को अपडेट करना हो तो मैं बार बार यहाँ पाइवट टेबल तो नहीं बनाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर जो है वो नंबर 11 की एंट्री करता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने नाम लिखा, कैटेगरी मैंने फूड सेलेक्ट कर ली और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर कोई भी जो है प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने क्वांटिटी लिखी। अब मैं उसका जो है यहाँ पर अमाउंट लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर जो है 500 अमाउंट लिख लिया। अब मैं अमाउंट लिख रहा हूँ लेकिन यहाँ पर आपका डाटा पाइवट टेबल के अंदर अपडेट नहीं हो रहा। अगर मैं पाइवट टेबल के अंदर चला जाता हूँ तो मैं अगर यहाँ पर एनालाइज के ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ तो देखें रिफ्रेश होने के बावजूद भी मेरा टेबल यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा। तो डायनेमिकली आपको करना क्या है, अच्छा वो जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ ना, तो वो ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। तो वो अप्लाई करने के बाद जो है आपका टेबल डायनेमिकली में कन्वर्ट होगा। अब उसके लिए आपको करना क्या है, आपने एक चीज जहन में रखनी है कि जो यहां मैं एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूं उस फॉर्मूले को आपने जो है वो टॉप रॉस पे किसी भी सेल पे अप्लाई नहीं करना और ना ही आपने फर्स्ट कॉलम की किसी सेल पे। उसकी वजह यह है कि फॉर्मूले में हम कंडीशंस ऐसे बनाएंगे जिसमें हमें रॉ और कॉलम सेलेक्ट करना होगा। तो आप किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं जैसे ये इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं, इस वाले सेल के ऊपर हम फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर अप्लाई करूंगा ऑफसेट। अच्छा, ऑफसेट फॉर्मूला किस लिए यूज किया जाता है इसके ऊपर वीडियो मैंने बना के रखी हुई है। जब आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहां अगर आप सर्च का ऑप्शन होता है, अगर आप ऑफसेट ही लिख के सर्च करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी, तो आपको उससे बेहतर समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रेफरेंस हमसे पूछा है तो रेफरेंस के अंदर मैंने यहाँ पर आईडी वाला सेल जो है सेलेक्ट कर लेना है और इसको मैं F4 से कर दूंगा फ्रीज। उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगा कॉमा। अब रॉ मुझसे पूछ रहा है तो इसके लिए मैं यहाँ लगा दूंगा 0 कॉमा। कॉलम मुझे पूछेगा यहाँ पर तो मैंने यहाँ लगा दिया 0, उसके बाद लगा दिया कॉमा। अब हाइट मुझसे पूछ रहे हैं, हाइट के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर काउंटा का फॉर्मूला यूज करूंगा। यहां मैंने काउंटर का फॉर्मूला यूज किया वैल्यू 1 के अंदर। अब आपको करना यह है कि आपने हाइट यानी कॉलम 1 को सिलेक्ट करना है किस तरीके से, टॉप जहां पर ए लिखा हुआ आ रहा है इसको आपने सिलेक्ट करना है। तो ये बिल्कुल लास्ट तक जो है आपकी शीट तक पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेगा और इसको आपने F4 से फ्रीज करना है। आपने ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा लगाया। अब आपसे पूछेगा विथ। अब विथ के लिए आपको क्या करना है, तो आपने यहां पर दोबारा से काउंट ए का फॉर्मूला अप्लाई किया। वैल्यू के अंदर आपने यहां से 1 पे आपने क्लिक करना है, देखिए पूरी रॉ जो है सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको भी F4 से फ्रीज किया, एक कॉलम आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया काउंट ए का और सेकंड ब्रैकेट जो आप क्लोज कर देंगे यहां पर वो आपका ऑफसेट का होगा। उसके बाद आपने कर देना इंटर। अच्छा, अब देखिए यहां पर मेरे पास एरर आ रहा है। अब इसकी वजह क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं। अभी देखिए मैं थोड़ा सा एक लो वर्जन के ऊपर जो एक्सेल पे काम कर रहा हूं, तो अगर आप 16, 19, 20 इस वर्जन पे काम करेंगे तो वहां आपका जो है वो डाटा जो आपने यहां बनाया वो इस फॉर्मूले में शो हो जाएगा। तो अगर आप किसी लो वर्जन पे काम कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, तब भी आपका ये फॉर्मूला काम करेगा। ये सिर्फ हमने फॉर्मूला जो है इसलिए अप्लाई किया ताकि हमारा जो पाइवट टेबल है वो डायनामिक में कन्वर्ट हो सके। अब इसको अप्लाई कैसे करना, किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपने करना ये कि आपने इस फॉर्मूले को कर लेना है कॉपी पूरा। यहां से आपने Ctrl+C से कॉपी करना है। उसके बाद आपने जो है यहां पर आना है फॉर्मूला में। फॉर्मूला में आएंगे, यहां पर आपके पास है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां आपसे पूछेगा आपने अपने टेबल का नाम रखना क्या है। अब लेट सपोज जैसे मैंने यहां पर नाम रख दिया क्विक, कोई भी नाम दे दें आप, लेकिन याद रखिएगा स्पेस ना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है यहां पर रेफरेंस, तो इस रेफरेंस के अंदर आपने Ctrl+V कर देना है। जो फॉर्मूला आपने आप कॉपी किया था वो Ctrl+V से आपने यहां पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद आप कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे तो यहां नेम मैनेजर में जाके देखेंगे आपके पास एक नेम मैनेजर क्विक के नाम से बन चुका है। अब इसको यूज कैसे करना है वो आपने देखना है। अब इसके बाद जो है आपने करना ये है कि आप जब अपने पाइवट टेबल के अंदर आएंगे यहां पर, तो यहां आपके पास जो है वो ऑप्शन है डिजाइन का है और एनालाइज का। आपने एनालाइज के अंदर आना है और यहां देखिए आपके पास है चेंज डेटा, इसको आपने क्लिक करना है। तो देखिए ये आपके पास जो है वो इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए ये मेरे पास जो है सिलेक्शन पहले से बनी बनाई आ रही है क्योंकि मैं अपनी
डाटा को आगे तक कंटिन्यू कर रहा हूं, तो आपने करना ये है कि इस रेंज के अंदर आपने वो नाम देना है जो भी आपने असाइन किया था। जैसे मैंने क्विक नाम रखा था, आप जो भी नाम रखेंगे वो नाम आपने यहां पर ऐड कर देना। उसके बाद आप इसको कर देंगे ओके। देखिए जैसे ही मैंने ओके किया तो मेरे पास जो लास्ट एंट्री 7 की थी, देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो गई, अपडेट हो गई है। तो अब मुझे यहां पर जितनी भी एंट्री करनी पड़े तो मैं यहां पर अपडेट इजीली कर सकता हूं, यानी कि मुझे बार बार पाइवेट टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब चले हम देखें, हम एक और एंट्री करते हैं यहां पर। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर आता हूं, नंबर 12 डालता हूं यहां पर, और नाम मैं यहां पर ऐड करता हूं रमीज, और कैटेगरी हमारी जो है वो डिपार्टमेंट फूड है। अब प्रोडक्ट आप क्या लेना चाहते हैं यहां पर, अब जैसे मैं यहां पर जूस लिख लेता हूं। अब क्वांटिटी आपने 5 लिखी और मैंने अमाउंट लिखी 800। अब देखिए यहां मैंने एंट्री कर ली है, अभी डाटा नहीं आ रहा। आपने अपने डाटा को रिफ्रेश करना है। कैसे करना है, आपने टेबल पे क्लिक कर लिया किसी भी सेल के ऊपर, यहां आपके पास जो है वो एनालाइज का ऑप्शन है, यहां से आपने रिफ्रेश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका पाइवेट टेबल ऑटो अपडेट होता जा रहा है, यानी कि अब आपको इस रेंज को बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से पूरा आप अपना एक डायनेमिक जो है वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं, प्राइवेट टेबल। तो इस तरह आप अपने सीनियर को जब आप फॉरवर्ड करेंगे तो एक पूरा एक चार्ट बन के जो उसके पास चला जाता है। अब इसको बनाने का मकसद क्या होता है कि जब हम अपने डाटा को सॉर्टिंग करना जानते हैं, अगर मेरे पास देखिए यहाँ पर हमने कितने कॉलम्स ऐसे होते हैं जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किए होते हैं, हम वो नहीं देना चाहते अपने सीनियर को, तो हम प्राइवेट टेबल में बनाते हैं। उसकी वजह ये है ताकि जब हमारा सीनियर हमारे रिकॉर्ड को देखेगा तो वो इजीली उसको समझ में भी आ जाएगी कि हमारी जो सेल कितनी है, हमने कितनी परचेजिंग की है, कितनी सेल की है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो वो इस प्राइवेट टेबल को अच्छे तरीके से जान सकेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।